नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में तुर्क परिवार में हुआ था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यद्यपि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुरूप था, पर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला और प्रतिभावान था। बचपन में ही उसको एक दास व्यापारी ने पकड़कर दास बना लिया। फिर उस दास व्यापारी ने निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी को आगे बेच दिया। जो काजी था कुफी, उसने अपने पुत्रों के साथ ही ऐबक को पढ़ाया लिखाया और उसको सैन्य प्रशिक्षण दिया। सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत घोड़े की सवारी करना, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला वगैरह काजी कुफी ने ऐबक को सिखाई। और इसी दौरान जब उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी तो वो सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने लगा। इस कारण ऐबक को कुरान खां भी कहा जाने लगा। जब काजी अब्दुल अजीज कुफी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पुत्रों द्वारा फिर आगे किसी व्यापारी को बेच दिया। अंत में जो मोहम्मद गौरी जिसका पूरा नाम मुइजुनीद मोहम्मद बिन शाम था, या उसका शिहाबुद्दीन गौरी भी उसको कहा जाता था, मोहम्मद गौरी द्वारा उस व्यापारी से ऐबक को दास के रूप में खरीद लिया गजनी में। जो ऐबक था उसमें गुणों की कमी नहीं थी। अपनी योग्यता कुशलता के बल पर वह गौरी का विशेष कृपा पात्र बन गया। गौरी ने उसे सैनिकों की एक टुकड़ी का नायक भी बना दिया और बाद में कर्तव्यनिष्ठा, बुद्धिमानी, स्वामी भक्ति जैसे गुणों से प्रभावित होकर उसको अमीर ए आखुर अर्थात अस्तबल का प्रधान नियुक्त कर दिया। जब गौरी के भारतीय अभियानों में ऐबक ने अपनी वीरता और योग्यता का अच्छा प्रदर्शन किया तो इससे गौरी प्रभावित हुआ। और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, विद्यार्थियों, तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था। इस तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, जिसमें मोहम्मद गौरी विजित हो जाता है, तो गौरी ने अपने भारत में जीते गए प्रदेशों का ऐबक को सूबेदार बना दिया। सूबेदार, प्रशासक अथवा अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके गौरी वापस गजनी लौट जाता है। जब ऐबक को गौरी ने अपना प्रतिनिधि और प्रशासक नियुक्त किया तो प्रशासक के रूप में उसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो हांसी की विजय, हांसी था पंजाब में एक दुर्ग। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जब गौरी गजनी लौट गया, उसके बाद ऐबक ने पंजाब में हांसी दुर्ग पर आक्रमण करके इस क्षेत्र के जाटों को परास्त कर दिया और हांसी का दुर्ग उन जाटों से जीत लिया। इसके बाद अजमेर के विद्रोह का दमन। गौरी ने तराइन की विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का राज्य वापस लौटा दिया था। अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए वो राज्य है वापस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को ही लौटा दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने विद्रोह कर दिया और अपने भतीजे गोविंदराज और तुर्क अधिकारियों को अजमेर से खदेड़ दिया। तो जब ऐबक को पता चला कि भाई जो हरिराज है उसने विद्रोह कर दिया है और तुर्क अधिकारियों और जो गोविंदराज है उसको अजमेर से खदेड़ दिया है, तो तत्काल कार्रवाई कर अजमेर पर वापस अधिकार कर गोविंदराज को वापस अजमेर की गद्दी पर बिठा दिया। 1194 ईस्वी में हरिराज द्वारा पुनः विद्रोह कर दिया गया। हरिराज ने वापस विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। उसने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज और उसकी सहायतार्थ तैनात तुर्क सेना को अजमेर से वापस खदेड़ दिया। तो और हरिराज ने क्या किया, दिल्ली जीतने के लिए एक सेना
दिल्ली भेज दी। सूचना मिलने पर ऐबक ने चौहान सेना को वापस परास्त करके वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद ऐबक दिल्ली से अजमेर आ गया और उसने हरिराज को दुर्ग में घेर लिया। हरिराज ने जो चौहान सेना दिल्ली को जीतने के लिए भेजी थी, उस सेना को ऐबक परास्त कर देता है और वापस अजमेर आता है ऐबक, और हरिराज को दुर्ग में ही घेर लेता है। हरिराज ने तुर्कों का डटकर मुकाबला किया, डटकर तुर्कों से लोहा लिया, लेकिन धीरे धीरे दुर्ग रक्षकों की शक्ति एवं साधन क्षीण होते गए। विजय की जब उम्मीद नहीं रही तो हरिराज ने और उसके कुछ साथियों ने जब अपमानित होने की आशंका से क्या किया, चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। तब ऐबक ने अजमेर की जो शासन व्यवस्था है वो एक तुर्क सूबेदार को सौंप दी। एक तुर्क सूबेदार अजमेर में नियुक्त कर दिया, और जो पृथ्वीराज का पुत्र था गोविंदराज को रणथंबोर का दुर्ग और उसके आसपास का क्षेत्र प्रदान कर दिया। तो विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की, जो कि 1194 ईस्वी में की थी। इसके पश्चात दिल्ली, मेरठ और बुलंदशहर की विजय। नेक्स्ट, प्रशासक के रूप में ऐबक की जो विजय थी वो थी दिल्ली, मेरठ और बुलंदशहर की विजय। गौरी ने दिल्ली का राज्य तोमर वंश से जीतकर उनको वापस लौटा दिया था। जिस प्रकार अजमेर का राज्य पृथ्वीराज चौहान से जीतकर उसके पुत्र को वापस लौटा दिया, वैसे दिल्ली को भी जीतकर तोमर वंश को लौटा दिया था। लेकिन 1193 ईस्वी में दिल्ली के तोमर शासक ने गौरी के प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब ऐबक ने उसे परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपना मुख्यालय बना लिया। 1193 ईस्वी में ही ऐबक ने दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बना लिया शक्ति का। इसके बाद 1193 में ही मेरठ और बुलंदशहर को भी जीत लेता है ऐबक। कन्नौज विजय में योगदान। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया जाता है, और कन्नौज पर जो शासक होता है वो होता है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल को जब मोहम्मद गौरी कन्नौज पर आक्रमण करके परास्त करता है चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर के युद्ध में, तो ऐबक ने भी इस युद्ध में अतुल शौर्य का प्रदर्शन किया, जिससे खुश होकर गौरी ने कन्नौज राज्य के शासन का भार भी ऐबक को सौंप दिया। नेक्स्ट है अलीगढ़ के विद्रोह का दमन। 1195 ईस्वी में अलीगढ़ के जाट राजपूतों ने गौरी की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐबक ने विद्रोहियों को परास्त करके गौरी की सत्ता को वापस पुनः बहाल कर दिया। नेक्स्ट है गुजरात अभियान। ऐबक के गुजरात अभियान का जो मुख्य कारण था गुजरात के शासक भीमदेव द्वारा तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों को, जो राजस्थान के राजपूत शासक थे, उनको तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाना और उन्हें सहयोग प्रदान करना। अर्थात गुजरात का शासक भीमदेव तुर्कों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूतों को विद्रोह के लिए उकसा रहा था और उनको बराबर सहयोग प्रदान कर रहा था। इससे ऐबक नाराज हो गया। इसके अलावा हरिराज की मृत्यु के बाद, हरिराज हमने पढ़ा अभी कि हरिराज जो पृथ्वीराज चौहान का भाई था जिसने अजमेर में विद्रोह किया था, तो हरिराज की जब मृत्यु हो गई उसके बाद राजपूत सामंतों ने गुजरात से सहायता की याचना की थी, तो भीमदेव ने उन्हें सहायता का आश्वासन दे दिया। तो अजमेर के तुर्क अधिकारी को इसकी सूचना मिल गई कि जो गुजरात का शासक भीमदेव है उसने राजपूत सामंतों को सहायता का आश्वासन दिया है। तो उन्होंने क्या किया, तुर्क अधिकारी ने ऐबक को उस स्थिति से अवगत करा दिया।
तभी गुजरात की सेना विद्रोहियों की सहायता के लिए पहुंच जाती है। ऐबक तत्काल सेना सहित अजमेर पहुंच विद्रोही राजपूतों पर धावा बोल देता है। जब ऐबक को स्थिति से अवगत कराया जाता है कि जो राजपूत सामंत है वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं भीमदेव की सहायता से, तो ऐबक तत्काल सेना लेकर अजमेर पहुंचा और विद्रोही राजपूतों पर धावा बोल दिया। तो गुजरात की सेना भी विद्रोहियों की सहायता के लिए पहुंच गई। घमासान युद्ध हुआ और इसके बाद ऐबक को भागकर अजमेर दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। जो ऐबक का जो गुजरात का प्रथम अभियान था वो असफल हो गया। राजपूतों ने अजमेर दुर्ग को घेर लिया और जब थोड़े दिनों बाद गजनी से ऐबक की सहायता के लिए नई सेना आ पहुंची, तो उस नई सेना के आते ही राजपूतों ने अपना घेरा उठा लिया। ऐबक को जो प्रथम ये गुजरात अभियान में असफलता मिली, तो इस असफलता का कारण गुजरात की सेना को माना और गुजरात पर आक्रमण करने का ऐबक निश्चय कर लेता है कि अब मुझे पहले गुजरात के शासक का दमन करना होगा, क्योंकि वो बार बार राजपूतों की सहायता कर रहा है और उसी की वजह से मुझे असफलता का स्वाद चखना पड़ा। तो पहला कारण तो ये था कि गुजरात की सेना को अपनी असफलता का कारण माना, इस कारण गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय किया ऐबक ने। और जो दूसरी वजह थी गुजरात पर आक्रमण करने की, वो थी गौरी की पिछली पराजय। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया था और मूलराज द्वितीय ने आबू की तलहटी में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तो गौरी की पिछली पराजय का बदला लेना भी ऐबक चाहता था, अतः उसने पुनः गुजरात पर आक्रमण करने का अब निश्चय कर लिया। गुजराती सेना भीमदेव के नेतृत्व में पराजित हो जाती है। ऐबक गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात की सेना भीमदेव के नेतृत्व में, हालांकि गुजरात की जो भीमदेव की जो सेना थी उसने मुस्लिम सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इस बार तुर्कों की विजय होती है। गुजरातियों को भारी क्षति उठानी पड़ी और उसके कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया। भीमदेव अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है और विजयी मुस्लिम सेना ने राजधानी अनहिलवाड़ा, जो गुजरात की राजधानी थी अनहिलवाड़ा, उसको 1197 ईस्वी में जी भर के लूटा। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा को कब लूटा? 1197 ईस्वी में, और वहाँ एक तुर्क अधिकारी को नियुक्त करके वापस लौट गया। इसके अलावा जो ऐबक की प्रशासक के रूप में अन्य विजय थी वो थी बदायूं और बनारस के आसपास के राजपूत सामंतों के विरुद्ध ऐबक ने सफल अभियान किया। इसके अलावा उज्जैन नगर पर आक्रमण करके उज्जैन नगर को भी ऐबक ने लूटा था। तो यह ठीक है कि उपयुक्त सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप ऐबक को कोई नया प्रादेशिक लाभ तो नहीं हुआ, परंतु राजपूतों की शक्ति को कमज़ोर बनाकर ऐबक मुस्लिम राज्य की सुरक्षा करने में सफल अवश्य हुआ। ये जो राजपूत राज्य थे बदायूं और बनारस, इनके विरुद्ध अभियान तो किया था, हालांकि नया कोई क्षेत्र उसको अपने मतलब साम्राज्य में शामिल करने हेतु नहीं मिला, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य को सुरक्षा करने में वो सफल रहा। 1202 ईस्वी में चंदेलों के राज्य पर आक्रमण, जो अन्य विजय थी उनमें थी चंदेलों के राज्य पर आक्रमण। चंदेल शासक जो परमर्दी देव, इस दौरान उसकी युद्ध के दौरान ही उसके परमर्दी देव की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो मंत्री होता अजय देव, उसने युद्ध जारी रखा। जो परमर्दी देव का जो दुर्ग था कालिंजर दुर्ग, उसको ऐबक घेर लेता है। दुर्ग में पीने के पानी की कमी हो जाती है, कई दिनों तक घेरा रहने के कारण जो पीने का पानी उसकी कमी हो गई और विवश होकर अजय देव को कालिंजर दुर्ग से भागकर अजयगढ़ दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। अजय देव के पलायन के बाद तुर्क सेना ने
कालिंजर पर अधिकार कर लिया और हसन अर्नाल को कालिंजर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। और इसके बाद ऐबक चंदेलों के अन्य दुर्गों को जीतने के लिए भी आगे बढ़ा और बिना कोई भयंकर संघर्ष के ही महोबा, खजुराहो, कालपी आदि नगरों पर भी ऐबक अधिकार कर लेता है। इसके अलावा ऐबक की जो प्रशासक के रूप में विजय थी, इनके अलावा जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी था, उसने भी ऐबक की प्रेरणा से, ये जो बख्तियार खिलजी था ये भी गौरी का ही एक दास था, ये भी है ना ऐबक की प्रेरणा से बंगाल और बिहार को विजित कर लेता है। विद्यार्थियों, थोड़ा हम दिल्ली सल्तनत के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत जिसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ये जो दिल्ली सल्तनत का काल है 1320 वर्ष तक की लंबी अवधि थी। इस दौरान भारत में मुस्लिमों का शासन रहा और 5 राजवंशों ने शासन किया 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य, जिनमें जो प्रथम वंश था वो था मामलुक या गुलाम वंश। मामलुक या गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा और इस गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। जो दूसरा वंश था दिल्ली सल्तनत का वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य था। जो संस्थापक था खिलजी वंश का वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट जो वंश था वो था तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन रहा तुगलक वंश का। संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। जो चौथा वंश था दिल्ली सल्तनत का वो था सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी। जो संस्थापक था सैयद वंश का वो था खिज्र खां और अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। पांचवा और अंतिम जो राजवंश था दिल्ली सल्तनत का, सल्तनत काल का अंतिम राजवंश लोधी वंश जिसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी रहा और जो लोधी वंश का संस्थापक था वो था बहलोल लोधी और इस वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो प्रशासक और प्रतिनिधि के रूप में जो उसने विजय प्राप्त की, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा की हमने और उसकी विजयों के बारे में भी पढ़ा। जो उसने भारत के सूबेदार के रूप में मोहम्मद गौरी ने जो अपना सूबेदार नियुक्त किया था अपने क्षेत्रों का, भारतीय क्षेत्रों का, उस सूबेदार के रूप में उसने जो कर्तव्य निभाए, जिन जिन प्रदेशों को उसने विजित किया उनके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और उनके शासनकाल के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।